हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो बुक्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी भूगोल की बुक है, ठीक है। भूगोल का आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, तो भूगोल अलग से दिया गया है सामान्य अध्ययन के अलावा। तो भूगोल और पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आज की वीडियो हमारी भूगोल की होने वाली है। इसमें हम लोग 3 चैप्टर को एक साथ रख रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बनाए। शॉर्ट नोट्स बनाने में आप सभी को मैं बता सकता हूँ कि बहुत समय लगेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। मैंने देखिए, आपके में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया नीचे, ठीक है। तो जो चीज़ बताने वाली है सिर्फ उतनी बताएंगे। बीच की जो कहानी है, यूपीएससी का पेपर तो देना नहीं है कि रिटेन में आपको पेपर देना हो, ठीक है। तो जो चीज़ आपके काम की है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। और 3 चैप्टर एक में इसीलिए रखे हैं जिससे एक मंथ में, एक महीने में ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए 6 to 8, ठीक है। उसके बाद 9th और 10th की अगर आप लोग कहेंगे रिस्पॉन्स जैसा होगा फिर आगे इसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 6 की बुक है। जितना आगे बढ़ेंगे, 6 का पहला चैप्टर है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही स्तर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और आज के जो 3 चैप्टर हैं उसमें पहला है हमारा सौरमंडल। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी एवं उनकी गतियां, ठीक है। सेकंड चैप्टर में गतियां क्या है, उसमें अक्षांश, देशांतर, इनके बारे में खूब दिया गया है। परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, इसके बारे में भी सारी की जानकारी दी गई, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के परिमंडल, ये तीसरा चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें जैवमंडल, भूमंडल और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, स्थल मंडल, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में, आज पहली वीडियो है, आप लोग रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक, कैसी लगी आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। मतलब सौर परिवार में क्या क्या होता है, सूर्य होता है, ग्रह होता है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं, ठीक है। ये तो शुरुआत में ऐसे ही बता दिया गया। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, सौर प्रज्वाल क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा सौर प्रज्वाल क्या होता है। सौर प्रज्वाल क्या होता है, सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, इसे क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जो चीज़ आपको ना आती वो लिखते चलिए, जो आती है उसको छोड़ते चलिए, जो आता है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो नहीं आता उसको नोट कर लीजिए, आसानी रहेगी। सूर्य की उठती हुई आग की लपटें क्या होती हैं, सौर प्रज्वाल, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो होता है बुध ग्रह, ठीक है। तो जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बीच में कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये सभी आपको पता है, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह होता है, पृथ्वी के सबसे निकट आपका शुक्र ग्रह होता है। शुक्र जो ग्रह होता है वो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया तो वो मैंने बता दिया, ठीक। यहाँ मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो छल्ले किसके चारों ओर होते हैं, छल्ले सिर्फ शनि ग्रह के चारों ओर होते हैं। आगे है प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती है, अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। प्लूटो क्या है, एक क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक। अगला है, सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। 8 मिनट लगभग 11 सेकंड के आसपास का समय लगता है टोटल। और सूर्य हमारे सबसे, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। और सूर्य के बाद जो अगला सबसे निकटतम तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और 29% भाग क्या है, स्थल है, ठीक है। 71% क्या है, जल से घिरा है, इसीलिए ये प्रकाश के परावर्तन के कारण नीला दिखाई देती है, ठीक है, अंतरिक्ष से ऊपर से देखने पर। आगे देखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। बहुत से लोगों का सूर्य को पता है लेकिन चंद्रमा का नहीं पता होगा, तो चंद्रमा का सेकंड कितने, 1.25 सेकंड में, ठीक है, 1 सही 1/4, ठीक है, इतने सेकंड में पहुंचता है, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ठीक। कितने, 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ठीक। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं और शनि के 62 उपग्रह या सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आसानी से, ठीक। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह हैं, उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन, ठीक, टाइटन। अब आगे देखते हैं,
यहाँ पर देखिए सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है? सिरस। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है यही पूछ दिया जा सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? सिरस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ग्रहों की परिक्रमा अवधि व उपग्रहों की संख्या का विवरण। इसमें आपको क्या, ये पूरा चार्ट है, इसमें से क्या उठाना होगा? देखिए आपको ये देख लेना है कि देखिए पृथ्वी का तो जो घूर्णन अपने अक्ष पे क्या 24 घंटा, लगभग 23.9 घंटा लगता है। ठीक है, ठीक, तो ये एक दिन कितना 24 घंटा लगभग, ये तो हम लोगों को पता ही है। लेकिन जैसे अभी वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और कहा था कि बृहस्पति का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, बृहस्पति का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो सही आंसर था। ठीक, क्योंकि एक दिन के हिसाब से ये हिसाब लगाया जा रहा है, ये 56 दिन 243 दिन। तो सबसे बड़ा दिन अगर देखा जाए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखिए, सबसे बड़ा होगा शुक्र का और सबसे छोटा जो होगा वो होगा बृहस्पति का। ठीक है, सबसे छोटा दिन। ठीक, और ये बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, और इसके अलावा बृहस्पति का 63 और शनि के 62 होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा वाले हैं उनको याद रखिए और जिनके एक भी नहीं है वो याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है? हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसके बारे में यही जानकारी जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं और जो संख्या यहाँ पे समूह बताए गए वो भी 12 है। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृति के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम कौन कौन से हैं? राशियों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन। ठीक है, पृथ्वी के, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। ठीक है, ये नक्षत्र के नाम ऊपर दिए गए हैं। ठीक, नक्षत्र कौन कौन से? अश्विनी, भरणी, ये कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। हालांकि ये सब पूछे नहीं जाएंगे, इसमें पूछा कि इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितने दिन की होती है? बस इतना याद रखिए कि नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की होती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सप्तऋषि तारामंडल के लिए कहा गया है। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया, जो इस प्रकार है। सप्तऋषि में कौन कौन है? ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीच। अंगिरा एवं मरीच। यूनानी ग्रंथों में इन्हें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा गया। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। मतलब ऋतु और पुलह जो नक्षत्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है सीधी सीधी, वो उसको उत्तर दिशा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसी में अगला दूसरा चैप्टर यहीं से हम लोग मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये है सेकेंड चैप्टर, इसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है, ठीक, पृथ्वी को इस तरीके का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जो है, आप लोग ग्लोब देखा होगा, वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपने ही अक्ष पर, एक ही जगह पर। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। और उसी के आधार पर 24 घंटे का समय लगता है और उसी के आधार पर यहाँ पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसको हम लोग अक्ष कहते हैं। यहाँ पर शायद ग्लोब बना होगा, मैं आपको दिखा दूँ। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, तभी इसी कहा जाता है कि अपने अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक, तो ये हो गया काल्पनिक रेखा क्या होती है? अक्ष कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर आगे है
परिभ्रमण काल, देखिए परिक्रमण काल या घूर्णन गति आप लोगों ने देख ली। अब है अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी, अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है और अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो जो जब एक तो अपने अक्ष में पूरा करती है, अक्ष पे जब पूरा करती है तो उससे दिन और रात होता है, लेकिन अक्ष पर घूमते घूमते और वो सूर्य का भी चक्कर लगा लेती है, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहा जाता है। इससे एक वर्ष तय होता है, एक साल, ठीक है। आगे है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, इसलिए जो सूर्य है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको आभासी गति कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, ठीक है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, ठीक है। फिर लिखा है उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी तरफ दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा रहता है, ठीक है। तो इसी कारण ध्रुवों में लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो वो होती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। आगे देखते हैं जून एवं दिसंबर की स्थिति। यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के बाद, आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, पहले कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे मकर रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और जब 22 दिसंबर आता है तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती। अब दक्षिणी गोलार्ध में लंबी दिन होने लगे और रातें छोटी होने लगी, ठीक। आगे देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति ऐसी होती है जिस दिन दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समदिवा रात्रि, समदिवा रात्रि, ये नाम से ही आप लोग पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। मतलब जब बीच से बिल्कुल अगर अलग करें बीच से, तो बीचों बीच में जो हिस्सा पड़ेगा उस वहाँ सूर्य की जो किरणें होंगी वो समान रूप से हमेशा पड़ती रहेंगी, तो वो उष्ण कटिबंधी पेटी कहलाएंगी। जैसे जैसे हम इसके उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, जैसे देखिए उष्ण कटिबंधी इस ये जैसे है, बीच से ऐसे कर दिया, तो ये जो उष्ण कटिबंध पड़ोस वाला ये हिस्सा है, ये क्या रहेगा? उष्ण कटिबंधी रहेगा, और इस पे हमेशा मतलब गर्मी पड़ती रहेगी, ठीक। और फिर लिखा है कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा उत्तर और थोड़ा सा दक्षिण नीचे बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की तिरछी किरणें होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा गर्मी कम होती है। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी हो जाएगी। इसके बाद होती है ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीना का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध पेटी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों ने देखा है कि सबसे आखिरी में जो होते हैं वहाँ पर बहुत तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर सर्दी का मौसम रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इसमें तीसरा चैप्टर भी इसी में मर्ज करे दे रहे हैं।
ये है हमारा तीसरा चैप्टर, पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ उसी को देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी के जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप में इसे जलमंडल कहते हैं। मतलब जल से संबंधित जितनी भी ठीक है स्रोत हैं वो सारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। ठीक है, आगे है वर्ष 1984 में ये डेट मतलब सन भी याद रखिए। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे थे तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, ये भी ध्यान रखिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उनसे फ़ोन करके पूछा थी कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तब राकेश शर्मा ने कहा नीली। ठीक है, एक और चीज़ कही थी, आप लोगों ने शायद रील देखा होगा, रील या यूट्यूब शॉर्ट पे, कि उसमें वीडियो पड़ी है बाकायदा कि प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी पूछ रही हैं कि कैसा दिखता है हमारा भारत, तो वो कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए पृथ्वी का वह भाग, देखिए जलमंडल हो गया, अब है पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल। ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा, स्थल मंडल में। स्थल संधि, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे दो जगह हैं और बहुत पतली सी रास्ता उनको जोड़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका ये है, ठीक है, ऊपर, और दक्षिणी अमेरिका नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जोड़ रहा है ये बहुत पतला सा सकरा सा भाग, ठीक है, ये क्या हो गया, यही होगा स्थल संधि जहाँ से जुड़ रही है। अब इसी तरीके से जल संधि होती है। जल संधि पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, जल डमरू मध्य आप लोग देख सकते हैं। पाक जल संधि किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, ये यहाँ पर है। ठीक, इसे पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। जल संधि कहें या जल डमरू मध्य कहें। ठीक, अब आगे देखते हैं। जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, लगभग 71% के आसपास। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है। सॉरी, 78% के करीब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है। 21% आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन है, और इसके अलावा अन्य गैसें बाकी में आ जाती हैं। ठीक, अब देखिए वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर। इनकी नाम क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसमें देखिए, इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे हो गया, ये एवरेस्ट जो पहाड़ वगैरह ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। उसके बाद समताप मंडल में आपका ओजोन परत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में पाई जाती है, इसी में जटयान होते हैं। मध्य मंडल में उल्कापिंड वगैरह होते हैं। ठीक है, आयन मंडल में उस मंडल भी कहा जाता है, और कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो बहिर्मंडल में होते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें लास्ट में है कि पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है, यह जगह सीमित है, इसे जैवमंडल कहते हैं। तीनों मंडल मतलब जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों मिला के ये जैवमंडल बनता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी पहली वीडियो कंप्लीट हो गई, 3 चैप्टर मिला के। इसमें थोड़ा सा कम मैटर था। जितना आगे बढ़ेंगे 6 कंप्लीट हो जाए, 7th ईयर्थ में जैसे पहुँचेंगे, 7th में ही पहुँचेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये आज की पहली वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी इसका रिस्पांस ज़रूर आप लोग बताइएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।